हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे अपना स्टार्ट। क्या हो गया था हमारा लास्ट इनर प्रोडक्ट मैंने करा दिया था, इनर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस। और आई गेस हमने कर लिया था नॉर्मल ऑर्थोगोनल भी कर लिया था, शायद ऑर्थो नॉर्मल सेट भी कर लिया था, राइट। अब इसके आगे मैं कराती हूँ, थर्ड क्लास है आपकी। अब करेंगे हम ऑर्थो नॉर्मल सेट के बेस पे ही एक ग्राम स्मिथ प्रोसेस है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर द पीडीएफ। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे हम बात करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे बात करेंगे, प्लस केले हैमिल्टन जो थ्योरम है उस पे बात करेंगे, राइट। ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन देन ग्राम स्मिथ प्रोसेस बहुत इजी सा है। ये आएगा ना तो आपका बस टू मतलब एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे होता है, पर वन और टू पे ही आएगा, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, एल्स नहीं कर पाओगे। और उसकी जो स्टेटमेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो ही पूछी जाएगी एग्जाम में आएगी, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सी ग्राम स्मिथ प्रोसेस में हम ऑर्थो नॉर्मल बेसिस जो आपने पढ़ा होगा, ऑर्थो, आप प्रीवियस क्लास देख लेना, किसी किसी ने नहीं देखी है तो फिर आप उसको ऑर्थो नॉर्मल बेसिस पता नहीं चलेंगे क्या होते हैं, तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस आपको पता होना चाहिए, उसी के बेस पे स्टेटमेंट है। सो जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है, इफ इट इज फाइनाइटली डायमेंशनल, यानी कि फाइनाइट डायमेंशन हो इसका, किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास फाइनाइट डायमेंशन हो, सो 100% वो क्या होगा, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनाएगा। बेसिस आपस में कैसे होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। सो यहाँ पे ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन जो प्रोसेस है, यानी कि हम इसमें ऑर्थोगोनल या ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालते हैं। So every finite dimensional inner product space has an orthonormal basis, ये इसका स्टेटमेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, कुछ बेसिस दिए होंगे, तो आपको कुछ प्रोसेस करके उसमें आपको ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालने होंगे, बस इतना सा काम है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। पर आपको ये फॉर्मूले आपको याद करना होना चाहिए, याद होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो मैं एक बार याद करा देती हूँ आपको, इजी है, एक दो बार देखोगे ना, करोगे तो आ जाएगा समझ में, कोई जैसा बड़ी चीज नहीं है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा। देखो, स्टेटमेंट पहले देखते हैं इसकी और फिर हम प्रोसीड करते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी मैं पूरा करा दूंगी आपको, और इसके लिए आप कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की जो स्टैंडर्ड बुक हो ना, ये मैं सजेस्ट करूंगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, आप कोई भी ग्रेजुएशन की बुक लेना, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें रैंक नलिटी वगैरह के भी आपने करे होंगे, मैडम ने भी कराए होंगे। आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए तो आपके लिए काफी इजी होगा, ठीक है, जिसमें आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का बेस दिया हुआ हो, नहीं तो गूगल पे इजिली पीडीएफ मिल जाती है, उसमें से एक दो क्वेश्चन कर लेना, सबका सेम प्रोसीजर रहता है, राइट। सो कोई भी स्टैंडर्ड बुक होगी, आर कुमार की आती है या कृष्णा पब्लिकेशन की भी होगी किसी स्टूडेंट्स के पास, तो नो मैटर, पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से और इसका एक क्वेश्चन या जो मैंने कराया है इसका वही कर लेना, मोर देन इनफ है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए उसी बुक में से एक दो क्वेश्चन कर लेना, अदरवाइज इन्हीं को मल्टीपल रिवीजन दे दोगे तो भी ठीक रहेगा। सो लेट स्टार्ट। सो लेट कोई भी आपके पास वेक्टर स्पेस है विच इज ना इनर प्रोडक्ट स्पेस, और लेट कोई सेट है एस जिसमें हमारे पास V1 V2 Vn, ये कोई सेट है या नंबर ऑफ बेसिस हम निकाल सकते हैं। देन वी कंस्ट्रक्ट, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पे है ना सिलेबस में, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, तो यानी कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ऑर्थोगोनल सेट जो बाद में बेसिस बनाता है। तो यहाँ से हम लेते हैं कोई एक सेट कंस्ट्रक्ट करना है हमें, वो हमने ले लिया एस।
और एस क्या है, एज अ बेसिस हमारा वर्क कर रहा है। मैं बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ जहां से बस क्वेश्चन आप एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, इसलिए मैंने ये टॉपिक करवाया है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट इज मोर देन इनफ, और जो ये फॉर्मूला है बस वो याद कर लेना। सो सबसे पहले आप इसमें एक W1 लिखेंगे, इसका यूज है अभी मैं बताऊंगी। W1 वी टेक एज अ V1, जो हम एक सेट S डिफाइन करते हैं जिसके अंदर वेक्टर है V1 V2 Vn तक। दिस इज नथिंग बट अ बेसिस ऑफ V। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई एक वेक्टर स्पेस है VF, और इसके अंदर बेसिस का काम करते हैं, या ऐसे भी ले लो S। ठीक है, इसके अंदर है V1 V2। ठीक है, अब यहां से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक W1, जिसमें से हमने फर्स्ट ये V1 सेलेक्ट कर लिया, यानी कि W1 इज V1, ये एज इट इज इनिशियल हमारा रहता है। देन W2 को हम कैसे करेंगे, देखो W2 V2 माइनस V2, ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। फिर क्या करना है, इससे एक कम V1, और इसी का ही आपको नॉर्म ले लेना है। यहाँ पे W1 आएगा, W1 W1, और इसी का ही आपको नॉर्म ले लेना। ठीक है, अब W3, एक दो आप आइट्रेशन देखोगे आपको समझ आ जाएगा। दिस इज V3 माइनस, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी V3 से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, अगेन V3, अब इससे एक कम, वो क्या, W2, इसी का ही एक कम W2, और यही सेम W² माइनस, यही प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। यहाँ पे V3 था, फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, V3 लिखा। अब क्या करना है, V3 ही लिखना है, और इससे एक कम W1 W1 W3 स्क्वायर। ठीक है, मान लो मुझे कंस्ट्रक्ट करना हो V4 W4, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कितना आएगा, देखो यहाँ से V4 माइनस V4, इससे एक कम, जो W होगा वो इससे एक कम होगा, W3 माइनस, यहाँ से ये एज इट इज, देन W, यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे आपको 2 कर देना है, और इसी का ही आपको नॉर्म ले लेना है। और फिर से क्या करना है, माइनस ऑफ 2 तक आ गया। अब यहाँ V4 एज इट इज, W1 W1 नॉर्म ऑफ W1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 100 तो यहाँ से आप देखो आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा W1 W2 W3 सो ऑन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, Wn, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, क्या आएगा, Wn। यहाँ पे V1 V2 V3 सो ऑन एज इट इज चलेगा Vn। अब देखो सभी के लिए क्या है आपके पास, ऐसे ही Vn आ जाएगा, इससे एक कम आना है, डिवाइडेड बाय इसका नॉर्म लेना है, और एक यहाँ पे ब्रैकेट इसका स्क्वायर, और Wn माइनस 1 अप टू सो ऑन चलेगा। कब तक, जब तक ये W1 यहाँ ना आ जाए। Vn W1 होल स्क्वायर और W1 स्क्वायर, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, कोई भी Wn क्या है, इसको लिखना है एज इट इज Vn माइनस, जो यहाँ है वो यहाँ पे आएगा माइनस Vn, इससे एक कम, इससे एक कम, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस ऑफ, एक और लिख देती हूँ यहाँ पे Vn, इससे एक कम, n-2, n-2, n-1 होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये 1 ना बन जाए। W1 नॉर्म स्क्वायर, ये होता है ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस का प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने 3 का यहाँ पे बता रखा होगा, वैसे जरूरत नहीं थी उसकी, पर मैंने बता दिया। यहाँ पे बता दिया नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, 3 का है वो एक ही बात है। अब देखो हम एक क्या करते हैं, इसमें एक सेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उस सेट को, एक सेकंड, यहाँ पे जो आपके पास W1 W2 और जो Wn निकलता है, दिस इज नथिंग बट ऑर्थोगोनल सेट। क्या होता है, ये ऑर्थोगोनल सेट होता है। और इस ऑर्थोगोनल सेट के लिए जो ये एक टी फॉर्म होता है उसको बोल देते हैं हम बेसिस।
और ये टी क्या होता है आपके पास? अब देखो, आपने नॉन लीनियर पढ़ा हो तो यूनिट वेक्टर की तरह एक वर्क करता है। चलो उतना डीप में नहीं जाते हैं। अब ये सोचो, जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म, इट्स नथिंग बट इट्स ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, बस ऐसे याद रखना। तो W1 डिवाइडेड बाय W1 नॉर्म, W2 W2 WN WN, दिस इज योर, बस ये हमें निकालना होता है ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। W3 WN यही फॉर्मूला कराया। Here WN is an orthogonal set and T is this T, an orthonormal set is linearly independent. This implies that this forms the basis। मैंने बताया था कोई भी आपके पास जो सेट होता है वो क्या होगा? Li होगा, इनकेस वो बेसिस होगा। यानी कि बेसिस क्या होते हैं आपके पास? Li सेट होते हैं। वो मैंने बस एक पॉइंट डाल दिया ताकि आपको याद रहे, अदरवाइज आपको सिर्फ इतना याद करना है कि आपके पास जो एक सेट लेते हैं हम W, दैट इज V1 से Vn, ये एक ऑर्थोगोनल सेट होता है। और जब हम एक T कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस इज नथिंग बट W1 नॉर्म, W2 so on up to WN and WN, this is your orthonormal basis। ये ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इस पे क्वेश्चन भी कराया, क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जिन्होंने पहले 2 क्लासेस नहीं देखी वो आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो ये चीजें समझ नहीं आएंगी। Apply Gram-Smith process to the vector this to obtain an orthonormal basis। अब देखो, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालने का एक प्रोसेस है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम प्रीवियस क्लास की हेल्प से भी सीख सकते हैं। तो ये आपको बस पता होना चाहिए ताकि आप 1 2 3 आइट्रेशन में, मान लो आपको कम बेसिस दिए हुए तो आप निकाल सकते हो, दो दिए हुए तो इजिली निकाल सकते हो। तो उसको कर लेना, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। सो देखो, यहाँ पे आपको ये 3 बेसिस दिए हुए हैं, तीन सॉरी वेक्टर्स दिए हुए हैं। V1 दिया हुआ है आपको पास 1 1 0, V2 दिया हुआ है आपके पास 1 0 1 एंड V3 इज 0 1 1, राइट। अब आपको क्या करना है इसको, विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्मिथ प्रोसेस इसका क्या निकालना है? ऑर्थोनॉर्मल सेट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें एक W1 पता होना चाहिए, क्योंकि W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म W1 निकालना है, क्योंकि 3 है, यही तो निकालना है हमें ओवरऑल। एक ये निकालना है, ये निकालना है, और एक ये निकालना है। सो W1 इज नथिंग बट V1, तो ये तो हमारे पास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ से W2 कैसे निकालेंगे? चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इसका नॉर्म ऑफ W1 कैसे आएगा? प्रीवियस क्लास से पता होगा, इसका नॉर्म कितना आ जाएगा आपके पास? 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2। ये आपके पास नॉर्म आ गया। तो फर्स्ट आ गया आपके पास 1 1 0 डिवाइडेड बाय √2, दैट इज 1/√2, 1/√2 कॉमा 0। तो ये आपके पास एक बेसिस आ गया। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वेक्टर V1। अब V2 के करस्पॉन्डेंस और V3 के करस्पॉन्डेंस हमें चीजें निकालनी है, तो करते हैं इसको। अब W2 का फॉर्मूला क्या होता है? V2 एज इट इज लिखना है, देन V2 कॉमा W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W1 होल स्क्वायर, राइट। अब ये निकालते हैं। देखो जो ये जो प्रोसेस है ना, ये अच्छा ये मैं बताना भूल गई होंगी, जो ये वाला ब्रैकेट है, ये कॉमा एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में है, अदरवाइज दिस इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर डॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ बुक्स में इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, बस आप ऐसा सोच लो, अदरवाइज इसका इनर प्रोडक्ट ही आपको निकालना है। तो अब पहले हम निकाल लेते हैं V2 कॉमा W1। अभी ये देखो, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब फर्स्ट आप मान लो देखोगे, आपके पास जो प्रोसेस है W1 इज इक्वल्स टू V1, है कि नहीं?
सो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब देखो कॉमा इसलिए जरूरी था यहाँ पे V1, तो यानी कि अब इजिली अंडरस्टूड है कि हाँ भाई यहाँ पे हमने इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया बिकॉज फर्स्ट आइट्रेशन से W1 इक्वल्स टू V1 आता है। ठीक है, अब ये क्या है, इनर प्रोडक्ट की तरह काम करता है, तो अब आप इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए। आपके पास V1 कितना है, V1 है ये, V2 है ये, और V1 V2 का कैसे निकालते हैं हम, बस कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1। अब आपके पास W2, W2 इज नथिंग बट कितना है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, अब इसके साथ आपको उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने अब सारा सॉल्व कर दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ यहीं पे। ये मैंने निकाल दिया, ये वाला हो गया। दिस इज अ प्रोसेस, थोड़ा टाइम बचेगा हमारे पास। V2 W1, V2 V1, राइट, ये मैंने इनर प्रोडक्ट इसका निकाल दिया। अब W2 का फॉर्मूला बस ये पता होना चाहिए। सारा लिखना है पूरा का पूरा, V2 लिखना है एज इट इज, माइनस यहाँ पे लिखना है V2 W1, W1 नॉर्म ऑफ W1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से W1 होल स्क्वायर कितना निकलेगा आपको वो बताना है। W1 कितना निकला था आपके पास, √2, नहीं तो W1 निकला है। तो हम W2 भी निकालेंगे, तो W1 निकाला ना मैंने। सो W2 निकालने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कहाँ, W2 के फॉर्मूले पे। यस, सो W2, पेन चेंज करना है। पहले V2 रखो, V2 इज व्हाट, 101, माइनस V1 और V2 कितना आया था 1, डिवाइडेड बाय इसका नॉर्म, W1 का नॉर्म आया था √2। सो दिस इज नथिंग बट, अब आप इसको कर लो, 101, एक सेकेंड। सो देखो, आपको ना ये चीज बस थोड़ी क्लियर हो जाए ना, फिर इसमें गड़बड़ नहीं होगी। ये जो वैल्यू है ये कितनी आई हमारे पास 1, ठीक है, और ये W1 किसके इक्वल है, V1 के, W1 इक्वल्स टू V1, और ये वैल्यू वैल्यू कितनी है 110, तो ये कितना आ जाएगा 110। अच्छा, यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लेना। ये V1 और W1 एक है ना, यहाँ पे मैंने 0 0 लिख दिया, आप इसको 1 कर लें, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें, नहीं तो। अब देखो यहाँ से आपके पास W2 जो है वो आ जाएगा 101 माइनस 110, ये नॉर्म, नॉर्म ये था आपके पास, पेन चेंज करना पड़ता है। ये W1 है, नॉर्म कितना आया था आपके पास √2, अब इसका स्क्वायर करते हैं ना फॉर्मूले में, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज 101 माइनस हाफ, हाफ कॉमा 0। सो देखो अब यहाँ पे पोजीशन वाइज हमें माइनस करना पड़ता है, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, 0 माइनस माइनस हाफ, 1 माइनस 0 इज 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास W2। अब ये जो W2 है ये नेक्स्ट आइट्रेशन में काम आता है। तो अब आप निकालेंगे W3, W3 का फिर से फॉर्मूला V3, यहाँ पे V3 एज इट इज, इससे एक कम W1 नॉर्म ऑफ W2 माइनस, यहाँ आ जाएगा V3 ही आएगा यहाँ पे, माइनस W1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W स्क्वायर। अब ये निकालना है। अब V3 आपके पास कितना है, ये वाला वेक्टर है, ठीक है, रख देते हैं 0 1 1 माइनस V3 एंड W2। V3 आपका कहाँ पे है वो देख लेते हैं, V3 भी यही है, और W2 के साथ इसका प्रोडक्ट करना है, और W2 कितना है आपके पास ये, तो इन दोनों का आपको इनर प्रोडक्ट करना है, राइट, तो इन दोनों का आप इनर प्रोडक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, ये 0 माइनस हाफ और 1 इंटू W1 आपके पास कितना आया था, इनर प्रोडक्ट इसका स्क्वायर भी करना था ना,
यहीं से भी कर देना कितना टाइम। देखो V3 का फॉर्मूला करेक्ट है, जब यहाँ पे V3 और V1 करेंगे तो 1 आएगा। रीजन बिंग यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। V1 is 110, V2 is 101, V3 is 011। हमारे पास यही आपके पास W1 है, और नॉर्म ऑफ W1 आपके पास कितना आ गया, √2। नॉर्म ऑफ W2 कितना आया था आपके पास, ये इसी का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, √3 डिवाइडेड बाय 2। बस ये चीजें पता हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे कितना है आपके पास, W2 इज हाफ माइनस हाफ कॉमा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ सब चीजें ऑफ शीट, मुझे रब करने की जल्दी लग रही थी। चलो कोई नहीं, दोबारा लिखते हैं। मैं सॉल्व करने के चक्कर में बच रही थी, उल्टा ज्यादा ही हो गया क्वेश्चन का। 110, जल्दी जल्दी करते हैं। V2 101, दिस इज W1। V3 011, norm of W1 is √2, norm of W2 is √3/2, एंड W2 कितना आया था आपके पास, हाफ माइनस हाफ एंड 1। ठीक है, अब करते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला होता है कौन सा, ये वाला V3 - 10। तो V3 आप देखोगे ये है, मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया हुआ, ये रहा V3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, V3 इनर प्रोडक्ट किसके साथ, W1 के साथ। क्या निकालना है आपके पास, V3 एंड W1। अब V3 क्या है आपके पास, 011 इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट किसके साथ, W1 कितना है आपके पास, 110। अब इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 0 × 1, 1 × 1, 1 × 0, दैट इज 0 0, यानी कि सिर्फ आ गया आपके पास 1। तो यही मैंने कहीं लिखा होगा, ये रहा 1। ऐसे W3 एंड V3 इनर प्रोडक्ट किसके साथ, W2 के साथ। तो V3 कितना है आपके पास ये, और W2 है ये, तो इनका करस्पॉन्डेंस बस मल्टीप्लाई करते चलो। 0 माइनस हाफ प्लस का 1, तो ये कितना आ गया आपके पास, हाफ। यही मेरा हाफ आ रहा है। ठीक है, ये W1 का इसका स्क्वायर करेंगे सो ये भी कितना आ जाएगा, 2। इसका स्क्वायर करेंगे सो ये आ जाएगा 3/2। बस वैल्यूज निकालनी है इसकी, 3/2। अब सारी की सारी वैल्यूज जो आई हैं निकाल लेनी है, ये आंसर आ जाएगा। नॉर्म लगा देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके पास नॉर्म का डिवाइड कर देना है, ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ जाएंगे। सो चीजें बहुत इजी हैं, बस ये मैंने थोड़ा इसलिए लाइट किया क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है। एक फॉर्मूला निकालना है और बस कैलकुलेशन करते जाना है और आंसर आ जाना है। ठीक है, समझाने वाली चीज बहुत ज्यादा थी नहीं इसमें। बस आपको ये याद रखना है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज अ बेसिस। ये ग्राम स्मिथ बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास मान लो बेसिस नहीं भी है ना, तो हम ग्राम स्मिथ की हेल्प से उसको क्या बनवा सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं भाई फाइनाइट है कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो वो क्या होगा, उसके पास बेसिस होंगे, क्योंकि नहीं भी है तो हम बना देंगे किसी प्रोसेस से। बस ये चीज थी इसकी। और इसका ये फॉर्मूला जो है N/, ये याद रख लेना, एक पैटर्न सेट है, इजिली हो जाएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा इससे। चलो अब नेक्स्ट करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए आपको कुछ चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ।
सपोज आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a12 x2 a1n xn equals to, let us say, some b1 a12 x2 a22 ये x1 है x2 plus 2n xn equals to bn, so on a1n x1 a2n x2 ann xn bn। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इसको हम किस पैटर्न में लिख सकते हैं, a11 a12 a1n a सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो है, a22 ann फर्स्ट कॉलम nth रो, ann यहाँ पे आएगा 1 x1 x2 xn b1 b2 bn। ये बस एक किसकी रिप्रेजेंटेशन है, होप ये सभी स्टूडेंट को पता होगी। अब देखो इसी को हम ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप से लिख देते हैं, ये आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। अब देखो हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, इफ बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये वाला जो साइड है वो जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, जब ये b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो उसको बोल देते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये तो होगा इसकी रिप्रेजेंटेशन। एक होता है आपका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखने का पैटर्न। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में हमें निकालना है ऑब्वियसली ये x1 x2 और xn तक, यानी कि हमें x वेरिएबल से निकाल लेते हैं, दीज आर वेरिएबल्स, और ये ही वेरिएबल हमें निकालने होते हैं। तो इन वेरिएबल्स को निकालने के लिए हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो किस टाइप से करते हैं वो मैं बता देती हूँ। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स सॉल्यूशन भी बताऊंगी करना, जब हम आइगन वेक्टर करेंगे उसमें भी थोड़ी सी चीजें हैं ये। यहाँ पे कोई भी a11 a12 a1n लिखेंगे, a12 क्वेश्चन लेंगे ना तब ज्यादा समझ में आता है, a1n यहाँ पे इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और b1 b2 सो ऑन bn निकाल लेते हैं, राइट। और फिर कोशिश करते हैं मैक्सिमम जीरोस बनाना रोज में। ठीक है, और जो ऑपरेशन लगेंगे वो ओनली रो पे ही लगेंगे। जब मैक्सिमम जीरो निकल आएंगे फिर यहाँ पे हम x1 x2 xn का प्रोडक्ट कर देते हैं मैट्रिक्स के थ्रू, और फिर किसी मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम x1 x2 की वैल्यू निकाल देते हैं। सो ये होती है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, और इसको हम इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो जाएगी रो ऑफ ए ऑफ बी। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी मतलब पढ़ा ही नहीं है भाई, 12th के बाद ग्रेजुएशन में भी कि भी क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बहुत बेसिक सी चीज है ये होती है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जिन पे हम बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये प्रेजेंटेशन तो सबको पता होगी। अब सपोज आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, सो देयर इज ऑलवेज अ यूनिक सॉल्यूशन, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, इस केस में जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो ही आना है, और देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन। तो आंख बंद करके हम आंसर लगा सकते हैं। असली दिक्कत कहाँ क्रिएट होती है वो देखना है हमें, जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन यानी कि व्हेन ए एक्स इक्वल्स टू बी आपके पास क्या हो, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, क्या हो, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n। वो कौन से हैं, x1 x2 xn, दीज आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो केसेस है फर्स्ट वो क्या है सॉल्यूशन के लिए, कि रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास
ऑलवेज क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, या तो यूनिक होगा सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम ये नहीं बोलते कि दो सॉल्यूशन होंगे, तीन सॉल्यूशन होगा, या तो भाई एक, वन एंड ओनली वन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कब होगा, जब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू, ये तो हो, लेट अस से कुछ है आपके पास कोई के, इन दोनों की वैल्यू है, दोनों के रैंक क्या है, बराबर है, और रैंक आ रही है के। इफ ये जो के है वो किसके बराबर हो जाए आपके पास, एन के बराबर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन। इफ ये आपका इससे छोटा है, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल है तीन, रैंक आ रही है दो, तो यानी कि रैंक इससे n से छोटी हो गई, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दोनों ही केस में एग्जिस्टेंस में है, जब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और हमारी जो रियल मैट्रिक्स है उसकी रैंक बराबर है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उसके बराबर आ रहा है तो भाई हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया, वन एंड ओनली वन, अदरवाइज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जैसे ही रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो डायरेक्ट लगा देना है नो सॉल्यूशन, भाई हमें नहीं पता कि क्या नहीं किया। ठीक है, सो होप इट्स क्लियर। यानी कि हमारे पास दो केसेस बनते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड नो सॉल्यूशन। कब, फर्स्ट rank of a matrix equals to rank of a augmented matrix equals to number of variables. Second, rank of a matrix equals to rank of a augmented matrix but less than n. तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बस यही करना है। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने किया हुआ है तो थोड़ा और शॉर्ट में करेंगे तो थोड़ा इजी होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। देखो सारा मैंने वही लिखा हुआ है, एक प्रेजेंटेशन लिखी हुई है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम मैंने ax इक्वल्स टू बी फॉर्मेट में लिख दिया है, ए आई जी एम क्रॉस एन, बी वन बी टू, ये मैंने ट्रांसपोज इसलिए लिख दिया क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना इसको, बी वन बी एन इस टाइप से। तो दिस इज नथिंग बट बी वन बी टू बी एन का ट्रांसपोज, बस इसके रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में इस सेक्शन से 101% आता है। मान लो उसका मन ही नहीं कर रहा कि नहीं देना है तो एक अलग चीज है, अदरवाइज इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, ये तो स्टेट में भी आता है क्वेश्चन। अब देखो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये भी आपको ध्यान रखना था, ये और बता देती हूँ। या when x is zero, that is all x is zero, then always the solution of a given system एज अ सॉल्यूशन एंड इट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि जीरो सॉल्यूशन है कि जब जीरो सॉल्यूशन आ जाए ना तो उसको आप ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दिया करो, बस ये बात। ट्रिवियल का मतलब देखो क्या है, मान लो कोई अल्फा और एक्स लिखा हुआ इक्वल्स टू जीरो, और आपको दिया हुआ है अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो एक्स वन है वो इट हैज टू बी जीरो, तो इसका मतलब ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका। यानी कि जब आपके पास सॉल्यूशन एक्स वन एक्स टू ये एक्स एन के आ जाए, ये जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देंगे। ये होमोजीनियस की कंडीशन में होता है, ये मैंने नॉन होमोजीनियस की कंडीशन जो भी आपको बताई है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू एन, यूनिक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, आप इनको पढ़ लेना, सेम चीजें हैं। ये आपका एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है वो करा देती हूँ मैं। इसके क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेना जरूर। देखो
सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड। अच्छा, अभी इसका ना एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप सोचो कि ऐसे आएगा और उसको सॉल्व करोगे, नहीं। आप केवीएस में भी देखना, केवीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन इंक्लूड करने की, या मैंने इसमें करा ही दिया होगा। हाँ, नहीं, मैंने करा दिया है। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड भाई, बैटरी लो है। अब देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे क्या देखा, इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो आपको पता चल गया, हाँ भाई इसका सॉल्यूशन तो होगा, इसका आंसर इनफाइनेटली मैंने सॉल्यूशन तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। जी हाँ, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के प्रोसेस से निकालने की जरूरत नहीं थी, इसको तो हम डायरेक्ट ही एक्स वाई जेड को, यानी दो दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, जिसको गॉस एलिमिनेशन बोलते हैं, इजिली हम निकाल पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तरीका है तो बता देती हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। देखो, इस टाइप का कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो सबसे पहले एक्स वाई जेड, ये तीन वेरिएबल है इसमें, यानी एन इक्वल्स टू आपके पास थ्री है, तो वन माइनस टू है, टू माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा फोर, वन माइनस इलेवन एंड फोर्टीन, राइट। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स वाई एंड जेड, और ये आ जाएगा बी की जगह जीरो जीरो जीरो। सो आपको क्या कोशिश करनी है कि यहाँ मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और आप मान लो इस टाइप से कोई सोच के चलो, तो आप सोचो कि पहले इन दोनों को जीरो बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस रो, फिर कोशिश करो इन दोनों को जीरो बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस। कोशिश करनी है ये, ठीक है। मान लो ये तीनों तीनों जीरो हो जाते हैं तो और बढ़िया है, पर माइंड सेट ये रखो कि भाई इन ये वाली पहले रो को जीरो करो, और इन दोनों को कोशिश करो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो इजी हो जाता है हमारे पास प्रोसेस। सो अब देखो, यहाँ से आपके पास टू नजर आ रहा है, यहाँ पे वन नजर आ रहा है, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा, तो आप ऑपरेशन लगा सकते हो यहाँ पे, आर थ्री माइनस वन वन, आर वन से कर लो, आर माइनस ही आर वन हो जाएगा ना। आर टू को कैसे कर सकते हो, आर टू माइनस टू टाइम्स आर वन, ठीक है। डायरेक्ट अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये वन थ्री माइनस टू। अब देखो आर, पहले आर टू माइनस टू आर टू, तो यहाँ पे टू है, दिस इज जीरो माइनस वन, ये कितना है माइनस वन, टू आर वन यानी कि माइनस ऑफ सिक्स, तो ये माइनस सेवन आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, आर टू इज फोर, माइनस माइनस प्लस फोर दैट इज एट, ये आ जाएगा आपके पास जीरो माइनस फोर्टीन एंड सिक्सटीन, एक्स वाई जेड, और ये आ गया जीरो जीरो जीरो, ये मैंने करवाया अभी हुआ है। फिर यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा देंगे, यहाँ पे ये एक रो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको। अब देखो, यहाँ से जैसे ही जीरो बनेगी तो आप क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज्यादा करने की जरूरत है नहीं है आपके पास। अच्छा, एक और बात, मैं ना बाई मिस्टेक ये बोल रही कि वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा जीरो के केस में, नहीं, वो रॉन्ग होगा क्या ना, क्योंकि हाँ, ये तो कितना ब्लंडर कर दिया मैंने। आप ये याद रखना है इसमें कि सॉल्यूशन 100% एग्जिस्ट होगा, ये तो हम ट्वेल्थ में भी पढ़ते थे ना, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन कहने के लिए होता है ट्वेल्थ लेवल पे। ट्वेल्थ के बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन पे थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं। सॉल्यूशन 100% एग्जिस्ट होगा, यूनिकनेस की हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मान लो कोई के आएगा ना, तो के की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, वो भी पता चलेगा, तो यूनिकनेस मत लेना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप यूनिक लगा सकते हो, अदरवाइज ना ट्वेल्थ तक ये रूल अप्लाई होता है। आप देखोगे ना एनसीईआरटी बुक में, तो सिर्फ एक्स वाई जेड ही आपके पास आंसर्स मिलेंगे आपको, एक एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं, जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है। लेकिन अभी ये गलती नहीं करना है, देखो क्यों नहीं करनी है वो देखो। मान लो मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ से निकालूंगी, ये आएगा आपके पास एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू जेड इक्वल्स टू जीरो, माइनस सेवन वाई प्लस एट जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक को आप के पुट कर दो, क्योंकि एक के टर्म्स में हमें आंसर निकालना है। अब देखो, पूरा तो एलिमिनेट हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो माइनस सेवन वाई प्लस एट के इक्वल्स टू जीरो, तो वाई कितना आ गया आपके पास, एट के बाई सेवन आ जाएगा। अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास कुछ एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, और एक्स इज 38 के डिवाइडेड बाई सेवन आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है।
फिर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ कुछ के आएगा, के बाहर आ जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो वन जो यूनिकनेस का जो चक्कर है ना, वो बुक में क्यों मिस्टेकन दिया हुआ है, कुछ बुक्स में ये एक्चुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं यूनिकनेस, वो रीजन भी ये वन वेक्टर एज अ वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, ये वेक्टर तो होता ही है। मान लो ये एक वेक्टर फॉर्मेट हो रही है ना, तो हम मान लेते हैं कि भाई वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन है इसका, रीजन बीइंग कि एक वेक्टर निकल के आ रहा है, सिर्फ एक करस्पॉन्डिंग टू ओनली वन वेक्टर हमारे पास सॉल्यूशन है नहीं। लेकिन ये जो की है ना, इस की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इस केस में हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन जब भी आपके पास नॉन होमोजीनियस की सिर्फ होमोजीनियस की कंडीशन आती है ना, तो हम ट्रिवियल सॉल्यूशन देखते हैं उसमें एज अ ऑप्शन, या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट का हम ऑप्शन देख लेते हैं। पर फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है इस के को लेकर, कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नीचे वाली रो है ना, वो 0 0 हो जाएगी। मान लो 0 0 नहीं होती है तो चांसेस हो सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन निकले। तो इस वाले मेरे वर्ड को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यूनिक माइंड में मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कई बार ट्वेल्थ लेवल पे थोड़ा सा मिस्टेकन कर देते, मैं बाय मिस्टेक बोल रही, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और बिल्कुल ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, मैंने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से निकाला हुआ है। हाँ ये मैंने, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या रही थी, ये करा दूंगी मैं अभी। पहले ये फटाफट एक ये क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। ये देखो मैंने सॉल्यूशन इसमें कराया, तो मैं पूरा नहीं करूंगी। देखो ये आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट पे, या आपको याद रहे इसलिए मैंने एक मैट्रिक्स भी बना दी है, कि कोशिश करो आप इनको जीरो बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस या इसके, ठीक है, किसी से भी जीरो बनाओ, पर कोशिश रहे कि ये वाला टर्म पहले जीरो बन जाए। ये मैंने एज ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स यानी इनको उठा के यहाँ लिख दिया है, और जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनको यहाँ लिख दिया, राइट। फिर रो ऑपरेशन से इस वाले को जीरो बनाया है, और एक ये जीरो बन गया है। अब देखो यहाँ पे आपको रैंक निकालनी है, आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो भी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन रो एंड चीजें तो आती होंगी, ये तो मैं उम्मीद करके ही चल रही हूँ। 7 0 11 -27 0 0 0, ये कितना आ गया आपके पास, 5 11 एंड 5। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपके पास, ऑर्ग्यूमेंट सॉरी रैंक क्या है, मैट्रिक्स है, अपनी प्रॉपर मैट्रिक्स है, और ये पूरी क्या है आपके पास, ऑर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अब रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होती है आपके पास, रैंक होती है, ठीक है। अब रैंक कितनी है इसकी यहाँ पे, मैट्रिक्स की 2, लेकिन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की देखी जाए तो नंबर ऑफ नॉन जीरो तो पूरा कितना है, 3, ये इसकी रैंक है। सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, हेंस इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना था। अब ये जो ये केवीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ था, और ये बार बार यूपी में, पता नहीं ये वाला क्वेश्चन अब कितनी जगह आया हुआ है, ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना जो मैंने ये लिया है, ये तो आपको करना ही है क्वेश्चन समझ के। तो देखो मैं इसको समझाती हूँ, आपको बड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लैम्डा वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी किसी भी एक स्टूडेंट को थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन की, तो फिर ये क्वेश्चन गया कहाँ से। तो पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सो आपको लैम्डा और म्यू की ऐसी वैल्यू बतानी है जहां पे सिस्टम क्या हो, उसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो, यानी कि यूनिक और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहले हमें क्या तरीका अपनाना है, वही ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है इसको, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे फिर विद द हेल्प ऑफ दिस मैं कोशिश करूंगी इनको जीरो बनाने की, लेकिन हमारे पास सारी की सारी जीरो बनी नहीं, तो जितनी बनेंगी उतनी लिख लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ क्योंकि करवाना ये जरूरी है। 1 1 1 6 1 2 3 10
1 2 लैम्डा, यहाँ पे क्या है म्यू। ठीक है, अब देखो ये तो डायरेक्ट आपको 0 0 नजर आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो मैंने कुछ मिस्टेक की है, 1 1 1 2 3 1 लैम्डा। ये तो ठीक ही लग रहा है। फिर यहाँ से क्या लिखना है, R3 - R1। अच्छा देखो, रूल हमेशा माइंड में रखना, इसको इसकी हेल्प से जीरो करो, इसको इसकी हेल्प से जीरो करो, ऐसा नहीं कि इन्हीं में आपस में कर दो, थोड़ी दिक्कत होती है और कुछ नहीं, तरीका यही है। R2 - R1, सो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 1 1। R2 - R1 दैट इज 0 1 2, और यहाँ आ जाएगा 4, दिस इज 0 2 - 1 1, दिस इज लैम्डा -1 इन म्यू -6। अच्छा, सेम ऑपरेशन जो लगेगा तो यहाँ पे भी लगना है ना। हाँ, ठीक है, अब देख, यहाँ से अब हमें बताना है नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। अभी एक और काम बनना है, यहाँ पे ये भी 0 0 हो सकता है ना, ये देखो 1 1 है, तो मैं इसमें एक और ऑपरेशन लगा देती हूँ, 1 1 1 डायरेक्ट लगा दिया मैंने, R3 - R2, सो दिस इज 0 1 2, नो चेंज, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज 0 ये 0, R3 में से माइनस करेंगे, दिस इज लैम्डा -3 म्यू -10। अब देखो सारा खेल है इस लास्ट रो का। ठीक है, अब होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, एक बार पॉज लो और फिर अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख के समझाती हूँ। यहाँ पे है 1 1 1, कुछ भी हो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, 0 1 2 4 0 0 लैम्डा -3 एंड म्यू -10। अब देखो जो असली खेल किसका है, इस वाली रो का, यानी कि ये वाली पूरी 0 हो गई, सपोज ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि जो इतना पोर्शन है यहाँ तक तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होती है सिर्फ, और पूरी होती है वो रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होती है, तो भाई यहाँ पे तक भी 0 है, यानी एक नॉन जीरो, एक सिर्फ नो, 2 नॉन जीरो बचेगी, एक 0 हो गई, 2 नॉन जीरो यानी कि रैंक 2, और यहाँ तक भी 0 हो गई तो भी रैंक 2, दोनों केस में रैंक 2, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल तो कितने हैं आपके पास, 3। तो यहाँ पे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स शुड बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स बट लेस देन n होना चाहिए, यानी कि 2 होनी चाहिए। तो इस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, लैम्डा -3 शुड बी 0 एंड म्यू -10 शुड बी 0, यानी कि लैम्डा आपके पास 3 आना चाहिए, और लैम्डा इक्वल और म्यू इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। तो इस केस में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर ही नहीं होगी, यानी कि ये वाला तो 0 हो जाए, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, मान लो यहाँ पे लैम्डा -3 हो जाए 0, तो ये वाला मैट्रिक्स की रैंक हो गई 2, लेकिन ये नॉन जीरो है, म्यू -10 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये कोई के हो है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो जाएंगी, 3, तो इस केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस कब आएगा आपके पास, व्हेन म्यू -10 is not equals to 0, that is mu is not equals to 10, but this value lambda-3 equals to 0 is to 3। ठीक है, यही आएगा। अब क्या बचता है हमारे पास, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो कराया था मैंने भी, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स
इक्वल्स टू रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू एन, यानी कि रैंक हर हालत में 3 रहनी चाहिए। तो यानी कि ये भी जीरो नहीं हो सकता और ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो गई तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, है ना। तो यानी कि ये तो भाई नॉन जीरो होना चाहिए। ये इसी से वैसे भी काम चल जाएगा, मान लो ये जीरो हो या नॉन जीरो हो, हमें पता फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो हो गया तो ये इसी में कवर हो जाएगा ना। देखो मान लो ये वाला आपके पास जीरो है, ठीक है, तो इस पूरी मैट्रिक्स की ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, ये नॉन जीरो में तो काउंट होगा। ये मान लो नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो रैंक कितनी हो जाएगी 3। बट यहां से यहां तक रैंक कितनी आ जाएगी 2, तो ये तो नो सॉल्यूशन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नॉन जीरो हो जाए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से यहां तक रैंक कितनी आ गई 3, क्योंकि तीनों की तीनों नॉन जीरो रो में मिलेंगी। और यहाँ से मान लो ये जीरो भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, स्टिल इसमें ये तो कंसिडर है, तो भी नॉन जीरो ही होगी ना। तो इस केस में हम लिखेंगे लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज फॉर लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें दूसरा केस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास कुछ भी हो, जीरो हो नॉन जीरो होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सिर्फ ये इसी से मतलब है, ये एक एलिमेंट नॉन जीरो तो पूरी की पूरी रो नॉन जीरो हो गई। तो नॉन जीरो है और रैंक के इक्वल है, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। बस यही सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। ये एक और क्वेश्चन है, वो आप कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट क्लास लेती हूँ अभी मैं।